इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है कोहेरेंस रिक्वायरमेंट फॉर द सोर्सेस, यानी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफियरेंस की घटना में हमें दो प्रकाश स्रोत की जरूरत पड़ती है, दो लाइट सोर्स की, और उन दोनों लाइट सोर्स का कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक होना बहुत जरूरी है। जो पिछला मैंने कंडीशन आपको पढ़ाया था, याद है ना? पहला कंडीशन क्या था कि दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंस होने चाहिए, यानी कला संबद्ध होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। तो जो यही मेन दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गए तो बाकी के जो दोनों कंडीशंस हैं वो भी अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है कि दोनों लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, यानी एक वर्णी प्रकाश स्रोत होने चाहिए, इस कंडीशन को बहुत ही इजीली पाया जा सकता है। हम दो सोडियम लाइट ले सकते हैं। मान लीजिए एक सोडियम लाइट S1 ले लिए, दूसरा सोडियम लाइट S2 ले लिए। आप जानते हैं कि जो सोडियम लाइट होता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है, मतलब जो सोडियम लाइट में से जो प्रकाश निकलता है उसमें केवल एक ही वेवलेंथ की प्रकाश होती है। हालांकि जब उसका और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो बहुत ही क्लोजली दो उसमें वेवलेंथ होते हैं, बहुत ही पास पास के। लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकल पर्पज के लिए सोडियम लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट मानते हैं और लैब में उसी का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मल जो सनलाइट हो गया या मर्क्यूरी लाइट ले लीजिए, ये सब मोनोक्रोमेटिक नहीं होते हैं, उसमें कई वेवलेंथ के लाइट्स उसमें मिले होते हैं। ठीक, जैसे सनलाइट में आप लोग जानते हैं 7 कलर के वेवलेंथ होते हैं, 7 रंग आप लोग जानते हैं विबग्योर, तो उसमें 7 वेवलेंथ। वैसे तो बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, पूरा एक स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस, बट मोटे मोटे तौर पे 7 कलर यानी 7 वेवलेंथ मिले होने के कारण सनलाइट मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश स्रोत नहीं होता है। एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश स्रोत। तो चलिए सोडियम लाइट, हमने 2 सोडियम लाइट ले लिया। अब सवाल यह है कि 2 सोडियम लाइट S1 और S2 ले लिए, तो ये दोनों सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक तो है, पर क्या ये दोनों कोहेरेंट भी हैं, दोनों कोहेरेंस भी हैं? कोहेरेंट के कंडीशन में बताया गया था, जैसे एक वर्णी में बोला जा रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत में एक ही वेवलेंथ होना चाहिए तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा। कोहेरेंस के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो दोनों लाइट सोर्स से जो लाइट वेव निकलेंगे, उन दोनों लाइट वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में ना? वो चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी हो कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। अब ये जो कंडीशन है ये कभी भी अलग अलग लाइट सोर्स लेने पे फुलफिल नहीं हो सकता। कहने का मतलब, अगर 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट आप ले अलग अलग, तो भी वो दोनों जो इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे कोहेरेंट। क्यों? वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोहेरेंट इनको बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो हमारा जो टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता, इसमें ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या टॉपिक है। 2 सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emit light waves of same frequency, nearly same amplitude, and always maintain a constant phase difference with each other. In actual practice, it is impossible that 2 independent sources are coherent, because every light source emit continuous wave only for a very short time, 10 to the power minus 8 second, and after that it emits a fresh wave having different initial phase. The change in phase disturb the interference pattern, so 2 independent sources can never maintain a constant phase difference and therefore can never be considered to behave as a coherent sources. Hence, to obtain sustained interference pattern we take 2 sources originated from the single source. सुनिए, यहां पे पहले मैं आपको सीधे कंक्लूजन बता दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि भले ही आप 2 अलग अलग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लीजिए, लेकिन दोनों मोनोक्रोमेटिक होने के बावजूद अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण यह है कि देखिए, कोई भी लाइट सोर्स में जो चमक लाइट उत्पन्न होता है वो कैसे होता है। जब जैसे किसी एक सोर्स को ले लीजिए, ये पहला सोर्स, इसके जो एटम हैं, चाहे ग्राउंड स्टेट में चाहे किसी भी एनर्जी स्टेट में बैठे हों, इनके एटम जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मान लीजिए ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है, तो जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में 10 to the power minus 8 सेकेंड तक रहते हैं,
फिर उसके बाद जब वो वापस अपने इनिशियल ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो इस लौटने की प्रक्रिया के दौरान, अच्छा एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाएंगे, जब आप सोडियम लैंप को आप लाइट से जोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इनको एक्साइट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाके इसके जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन हैं वो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेंगे और जब ये वापस लौटेंगे या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी अदर एनर्जी स्टेट में, मान लीजिए फर्स्ट यहाँ पे एनर्जी लेवल में लौटेंगे, तो इस प्रक्रिया के दौरान वो एनर्जी इमिट करेंगे और वो जो एनर्जी इमिट करते हैं वो विजिबल रेंज में होता है। विजिबल रेंज के भी येलो कलर रेंज में आता है, तो येलो कलर की इसमें से लाइट निकलेगी सोडियम लैंप में, मैं स्पेशली सोडियम लैंप के लिए बोल रहा हूँ। तो ये येलो कलर की लाइट निकलेगी और ये जो लाइट निकलेगी एक बार यहाँ पे आने में ये प्लेन पोलराइज्ड होगा और इसका जो फेज होगा वो फिक्स होगा। अब सवाल ये है कि चलिए ये लाइट तो निकल गया, इसका कोई ना कोई फेज है, क्लियर, ये जब ग्राउंड स्टेट में लौटा। अब दूसरा जो सोर्स S2 है उसमें भी यही प्रक्रिया होगा, तो इसके भी एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, 10⁻⁸ सेकेंड रह के वापस ग्राउंड स्टेट में लौटेंगे, तो जो लाइट निकलेगा उसका भी कोई फेज होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही जो लाइट निकलेगा, दोनों में जो 10⁻⁸ सेकेंड बहुत मान लीजिए अगर कोइंसिडेंट हो गया तो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही दोनों के बीच में कोहेरेंसी मेंटेन हो पाएगी। हालांकि वो भी मेंटेन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है ये लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कुछ और जो S2 से लाइट निकल रहा है उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कोई और हो सकता है ये जो लाइट निकला है इसके निकलने और इसके निकलने में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का तो चेंज हो सकता है, थोड़ा टाइम का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसके कारण ये जो दोनों लाइट सोर्स है ना, ये कभी भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमेशा 10⁻⁸ सेकेंड के बाद एक फ्रेश लाइट निकलेगा और इसमें भी फ्रेश लाइट निकलेगा। अब वो दोनों फ्रेश लाइट के बीच में जो पहले ये दोनों निकले इनके बीच में पता चला फेज डिफरेंस 10 डिग्री था। अब 10⁻⁸ सेकेंड के बाद एक दूसरा लाइट निकला S1 से और S2 से भी एक दूसरा लाइट निकला, तो पता चला उसके बीच उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 30 डिग्री हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट नहीं बना रह पाएगा, और फेज डिफरेंस अगर दोनों लाइट के बीच में कांस्टेंट नहीं बना रह पाएगा तो ये जो दोनों लाइट सोर्स है ये दोनों कोहेरेंस के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना, क्योंकि दोनों के दोनों लैंप में दोनों सोर्स में एक्साइटेशन जो है वो अलग तरीके से होगा। कोई जरूरी नहीं है सेम टाइम पे हो, ये बिल्कुल नहीं जरूरी है। अगर बहुत मान लीजिए हुआ कोइंसिडेंट हुआ, मान लीजिए किसी भी तरह कोइंसिडेंटली वो सेम हो भी गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही कोहेरेंसी मेंटेन कर पाएंगे। यही कारण है कि दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि कोई एक सोर्स हम ले लेंगे और इसी सोर्स से कोई ऐसा टेक्निक लगा के हम दो सोर्स S1 और S2 जनरेट करेंगे, और इस दौरान ये जो S1 S2 जनरेट होंगे ये कोहेरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जन्म S से हुआ है। तो अगर S में किसी प्रकार का चेंज आता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या समय में किसी प्रकार के एक्साइटेशन प्रोसेस में चेंज आता है, तो S1 और S2 में भी साइमल्टेनियस चेंज आएगा। यही कारण है कि अगर किसी भी प्रकार का चेंज हुआ S1 के वेव में, तो S2 के वेव में भी उसी प्रकार का चेंज होगा, जिससे क्या होगा, दोनों से जो लाइट वेव निकलेंगे उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये शर्त यही है कि कोहेरेंट लाइट सोर्स बनाने के लिए दोनों लाइट सोर्स S1 और S2 का जन्म एक ही लाइट सोर्स से होना चाहिए। अब सवाल उठता है कैसे ये किया जाए, तो यही टेक्निक हमें आगे यूज करना है। दो प्रकार की टेक्निक होती हैं। पहले ये जो मैंने पढ़ाया है उसका हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी में मैं यहाँ पे नोट दे देता हूँ। जब दो प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की आवृत्ति तथा आयाम लगभग समान हो तथा दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत हो, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को कला संबद्ध कहते हैं। वास्तव में दो अलग प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी प्रकाश स्रोत केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही सतत तरंग उत्सर्जित कर सकता है। उसके बाद उत्सर्जित तरंग का कला बदल जाता है, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप भी लगातार बदल जाएगा। यही कारण है दो अलग अलग प्रकाश स्रोत कभी भी नियत कलांतर यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं बनाए रख सकते। अतः दो अलग अलग प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। अर्थात स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हमें दो ऐसे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगी जो
एक ही मूल प्रकाश स्रोत की सहायता से बनाए गए हों, ऐसे प्रकाश स्रोत को ही कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं या कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो समझ में आ गया। पिछले टर्न पे हम पढ़े थे क्यों कि इंटरफेरेंस के लिए ये आवश्यक है कि दोनों लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक वाला शर्त फुलफिल करना बहुत आसान है, पर कोहेरेंसी वाले कंडीशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि दो अलग अलग स्रोत कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। तो उनको कोहेरेंट बनाने के लिए हम दोनों प्रकाश स्रोत को एक ही लाइट सोर्स से बनाएंगे। अब इसको बनाने की दो टेक्निक है, माने कोहेरेंट सोर्स बनाने के दो टेक्निक है। कौन सा? तो नेक्स्ट टॉपिक है वे टू प्रोड्यूस कोहेरेंस, यानी कला संबद्धता प्राप्त करने के तरीके। तो हम दो तरीके से इसको प्राप्त करेंगे। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी जो तरंग है, जो वेव है, उसके वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र को हम लोग डिवाइड कर देंगे, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि जो तरंग है, जो वेव है, उसके एम्पलीट्यूड यानी आयाम को डिवाइड करके हम उसको दो या दो से ज्यादा भागों में बांट देंगे। आप समझ में आ रहा है ना कि ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि अलग अलग कभी भी कोहेरेंसी को नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए एक ही वेव के वेव फ्रंट को अगर मैं दो भागों में बांट के दो सोर्स बनाता हूं तो वो बोलेगा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और यदि एक ही वेव, एक ही तरंग के एम्पलीट्यूड को दो भागों में बांटकर अगर मैं दो सोर्स, लाइट सोर्स बनाता हूं तो वो बोलेगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इन दोनों टेक्निक का प्रयोग करके जो मेथड्स हैं वो आपके सिलेबस में देखिए कौन है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करके जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया जाता है उसमें ये इतने हैं मेथड। पहला यंग्स डबल स्लिट, ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे, ये आपके सिलेबस में ही है। फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर, ये तीनों आपको सिलेबस में है, पढ़ना है। बाकी दोनों सिलेबस में नहीं है, पर इनका नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है। फ्रेजनल मिरर और बिलेट्स स्प्लिट लेंस, इन सभी जो पांचों जो टेक्निक्स है इनमें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। समझ में आया ना? जो तरंग के तरंगाग्र को डिवाइड किया जाता है। अब दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इसमें ये इतने हैं। पहला पैरेलल थिन फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म के द्वारा, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर। आपके सिलेबस में ये पांचों पढ़ने हैं, ठीक है, ये पांचों सिलेबस में है। तो 5 ये और 3 इधर के, ये टोटल ये आपके सिलेबस में ये पढ़ने हैं। इन टेक्निक्स के द्वारा हम लोग कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेके इंटरफेरेंस पैटर्न को एग्जामिन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में कैसे होता है। देखिए, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस ऑल पॉइंट्स ऑफ विच आर इन सेम फेज। दिस इज एन इक्विफेज सरफेस। ए लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये कहना चाहता है कि तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह होता है जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में होते हैं। तरंगाग्र सतह के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा होती है। ये तो आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे, ठीक है, इंटर में पढ़े होंगे। जो वेव फ्रंट थ्योरी है ये आप लोग पढ़े हैं। देखिए अब ये क्या है। अब डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इज ए टेक्निक in which the device divided the incident wavefront into two parts by utilizing the phenomena of reflection, refraction और diffraction to get coherent sources। मतलब इस विधि में तरंगाग्र को अपवर्तन, परावर्तन अथवा विवर्तन की घटना का प्रयोग करके दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अभी यहां पे बता दे रहा हूं, बाकी तो आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में। ये मैं यंग्स डबल स्लिट वाले टेक्निक में बता रहा हूं कैसे एक सोर्स से दो हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करेंगे। देखिए यहां पे एक लाइट सोर्स है, यहां से इसके जो वेव चले इस दिशा में, यंग्स ने क्या किया था, एक लाइट सोर्स के आगे दो स्लिट लगा दिया। स्लिट समझ रहे हैं ना? दो छोटे छोटे बारीक सुराख जिनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल हो। तो जैसे एक यहां पे, एक मान लीजिए ये पर्दा है, स्लिट है, और एक यहां पे एक बारीक सा सुराख बना दिया और एक यहां पे बना दिया। अब इससे होगा क्या, इससे ये हो गया कि जब ये लाइट चलेगी तो अब ये S1 वाले सुराख से जब निकलेगी तो ये S1 एक अलग लाइट सोर्स की तरह काम करने लगेगा और ये S2 एक अलग लाइट सोर्स की तरह काम करने लगेगा। ध्यान रहे, S1 S2 एज सच कोई प्रकाश स्रोत नहीं है, इनका जन्म S से ही हुआ है, ठीक है ना। S जो है वो मूल प्रकाश स्रोत है। इससे जो प्रकाश निकला है, यहाँ दो स्लिट था, दो बारीक सुराख था, छेद था, जिसमें से निकलने वाली लाइट, जैसे आप इस स्लिट के इस साइड से खड़ा होकर देखेंगे तो आपको ये यस थोड़ी दिखाई देगा, आपको S1 और S2 यहां पे दो छोटे छोटे सोर्स जलते हुए दिखाई देंगे, इनसे आता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। तो अब ये जो S1 और S2 हैं ये कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, इनका मूल जो संबंध है वो यस से है। यस में अगर किसी भी प्रकार का चेंज होगा
तो S1 और S2 में साइमल्टेनियस चेंज होगा, एक साथ चेंज होगा, जिसके कारण इन दोनों से चलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस की घटना के लिए आवश्यक शर्त है। समझ में आया? तो यहाँ स्क्रीन पे ये दोनों वेव्स जब जाएंगे यहाँ से इनसे, और यहाँ पे जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे ये फ्रिंज पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। समझ में आया? ये बस आपको बताने के लिए कि यंग्स ने कैसे एक ही सोर्स से दो मोनोक्रोमेटिक तो यहीं से हो जाएगा। जैसे ये एस है, एस को आप लोग ये सोडियम लैंप ले लीजिए, तो मोनोक्रोमेटिक वाला तो फुलफिल यहीं पे हो गया। फिर यहाँ से ये स्लिट लगा दीजिए, S1 S2 बन गया, तो ये मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स तैयार हो गया आपका। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे टेक्निक को देख लेते हैं। दूसरे टेक्निक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इन दिस टेक्निक द डिवाइस डिवाइडेड द एम्पलीट्यूड ऑफ इनकमिंग वेव या फिर एनर्जी ऑफ इनकमिंग वेव। देखिए, जब भी वेव का एम्पलीट्यूड यानी आयाम डिवाइड होगा तो इसका मतलब उस वेव के एनर्जी में डिवीजन हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड से जुड़ा होता है। अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप एम्पलीट्यूड यानी आयाम को ही डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप तरंग के एनर्जी यानी ऊर्जा को बांट रहे हैं। समझ में आए? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनर्जी का डिवीजन किस टेक्निक में होता है, तो आप डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड लगाइएगा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट नहीं। क्लियर हुआ ना? तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। In this technique, the device divided the amplitude of the incoming wave या energy of the incoming wave into two or more parts by utilizing the phenomena of partial reflection, reflection या refraction। ध्यान रहे, इसमें partial reflection या refraction के फिनोमिना से ही एम्पलीट्यूड का डिवीजन होगा। उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन के फिनोमिना से हो रहा था, बट यहाँ पे पार्शियल होगा, तभी जाके उसका एनर्जी डिवाइड होगा। ठीक, इस विधि में आंशिक अपवर्तन अथवा आंशिक परावर्तन की घटना का प्रयोग करके आपतित तरंग के आयाम अथवा ऊर्जा को दो या दो से अधिक भागों में बांट दिया जाता है, जिससे हमें कोहेरेंट सोर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग पहले तो डिस्कस किया कि कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता क्यों है, ये हमने बताया। अगर कला संबद्ध स्रोत नहीं होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड नहीं होगा। सस्टेन्ड का मतलब स्थायी नहीं बनेगा। देखिए, अगर कोहेरेंट ना हो, जैसे दो S1 और S2 इंडिविजुअल अलग अलग हम सोर्स ले लें तो ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। तो कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे तो स्क्रीन पे एक ही जगह पे बहुत ही जल्दी जल्दी मैक्सिमा और मिनिमा बनने लगेंगे। तो वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सस्टेन्ड नहीं कर पाएगा, वो स्थायी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्क्रीन पे एक ही जगह पे मैक्सिमा बनेगा, फिर तुरंत बहुत ही कम समय में, सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा दोनों बनने लगेंगे। समझ में आया? तो हमारा जो आंख है वो उसको कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाएगा, हम स्थायी प्रतिरूप ही नहीं देख पाएंगे, वो प्रतिरूप डायनेमिक होगा। आप जानते हैं हमारा आंख तभी किसी चीज को देख पाता है स्थायी रूप से जब कम से कम उससे जो यहाँ से जो लाइट वेव आए हमारे आंख पे कम से कम सेकेंड के 10वें हिस्से से ज़्यादा समय तक बने रहें, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो भले ही इंटरफेरेंस वहाँ पे होगा, लेकिन जो बनेगा पैटर्न वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, स्थायी रूप नहीं ले पाएगा, हमारा आंख उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे। वो मतलब डायनेमिक होगा, वो गायब होता रहेगा, बनता रहेगा। क्लियर? तो ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंस सोर्स की हर हाल में आवश्यकता है। ठीक, और कोहेरेंस सोर्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होती है, वो हमने डिस्कस भी कर लिया। क्लियर हो गया ना? तो ये काफ़ी ज़्यादा आज का ये जो टॉपिक था कॉन्सेप्चुअल था, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग स्किप मत करिएगा। इसके नोट्स या फिर इस सेमेस्टर के पूरे कोर्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।